झारखंड के लिए नव झारखंड निर्माण की आंदोलन की आवश्यकता क्यों है। यदि आज हम लोग झारखंड वासी आंदोलन नहीं करते हैं तो क्या होगा उनका भविष्य। इस विषय पर मैं आपको तर्क के साथ, मैंने बार बार कहा है कि मैं एक लीडर नहीं पहले एक फिलोसोफर हूं, मैं आप यहीं बैठकर आने वाले 20 साल 50 सालों का झारखंड का भविष्य बताने की चेष्टा करूंगा। तो सबसे पहला बात, आज झारखंड की स्थानीयता क्यों परिभाषित होनी चाहिए। आज अगर बात करें तो झारखंड राज्य, जिसमें आप अगर शहरों में चले जाएं तो शहरों में इस प्रकार का अतिक्रमण हुआ है कि आने वाले दिन वहां से लोग विधायक और सांसद नहीं चुन पाएंगे। उदाहरण के लिए रांची विधानसभा, धनबाद विधानसभा, जमशेदपुर की विधानसभाएं, तो जो झारखंड की विधानसभा में झारखंड के लोग नहीं पहुंच पाएंगे तो इसके लिए इनके लिए नीति नियम नहीं बनेंगे तो निश्चय ही इनका नुकसान होगा। और मुझे लगता है झारखंड एकमात्र राज्य है जहां बाहरी लोग आसानी से आके संरक्षण प्राप्त कर लेते हैं। उसका मैं कुछ उदाहरण कागजी देना चाहूंगा जो शायद आपको भी लगेगा नहीं ये अन्याय हो रहा है। ये आप देख सकते हैं, जाति प्रमाण पत्र है, एक साथी का है, हमने काफी सर्च के बाद पता किया है। ये पहला जाति आप देख सकते हैं उस शख्स का सरायकेला खरसवां से है, ये सरायकेला खरसवां में उनका जाति बनता है। और दूसरा जाति मैंने रखा है उसी शख्स का, ये मुंगेर बिहार से है। तो मुझे लगता है भारत एक संवैधानिक देश है, एक व्यक्ति को एक ही जगह आरक्षण का प्रावधान है, यानी जाति आवासीय आप एक ही राज्य में बना सकते हैं, यह नियमतः ये संवैधानिक है। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार धड़ल्ले से इस तरह लाखों उदाहरण मिलेंगे और हमारी टीम काम कर रही है। आज यकीन मानिए आपका वीडियो एक सेकंड भी कोई स्किप नहीं करे, क्योंकि आज ज्वलंत मुद्दों पर बात कर रहा हूँ कि किस प्रकार झारखंड की क्षति हो रही है। तो ये देखिए, जाति एक व्यक्ति 2 राज्यों से बनाता है, 2 राज्यों में आरक्षण का दावा करता है। तो ये चीजें क्या होगा, आने वाले दिन यहाँ के जो स्टूडेंट है उनका फ्यूचर के साथ खिलवाड़ होगा। वे अगर आज नियोजन से वंचित हो रहे हैं तो इसका परिणाम यही है। और एक मैं बार बार बात करता हूँ वोटर आईडी, जिसको आप पिछले बार आपने कहा था कि आपके पास प्रूफ क्या है, आज प्रूफ के साथ आया हूँ। एक व्यक्ति है जो मेरे राज्य का नहीं है, इसका डिटेल्स आपको कुछ दिन बाद दे दूंगा। ये 7 जगह वोटर आईडी बना के बैठा है। हमारे झारखंड के लोग, भोले वाले लोग, अगर 2 जगह उनका वोटर आईडी बन जाता है तो पहले वे प्रयास करते एक जगह उसको रिजेक्ट किया जाए। हमारी बहन का जब शादी होता है तो सबसे पहले वो पहला काम करती है अपने मायके में राशन कार्ड को रिजेक्ट करती है, अपने मायके में वोटर कार्ड को रिजेक्ट करती है, फिर ससुराल में नाम चढ़ाती है। लेकिन ये शख्स एकदम निडरता के साथ, एकदम साहस के साथ 7-7 जगह वोटर आईडी बना के बैठा है। ये अन्य राज्य का निवासी है। इस तरह नाम कंफर्म कैसे कर सकते हैं, जितना एड्रेस, नया नया एड्रेस, नया नया नाम। लेकिन काफी मेहनत के बाद हमारी टीम ने इसे खोज कर निकाला है। ऐसे लाखों उदाहरण मिलेंगे और भविष्य में जो हमारी टीम बनती जाएगी और इन विषय पर हम लोग बात करेंगे, क्योंकि दोहरी वोटर आईडी नहीं चलेगी। एक देश एक विधान एक वोटर आईडी। इसलिए मैंने कहा कि आज मैं यहाँ बैठकर झारखंड का भविष्य क्या होगा उस पर बात करने जा रहा हूँ। 7-7 वोटर आईडी। अब देख सकते हैं, थोड़ा सा नियोजन की बात कर ले कि आज नियोजन नीति आवश्यक क्यों है। नियोजन नीति आज झारखंड के लिए अति आवश्यक है। नियोजन इसलिए आवश्यक है क्योंकि हम सभी इंसान हैं, हम सभी को जरूरत होती है, हमारे लाइफ में आवश्यकता होती है और आवश्यकताओं की पूर्ति कहीं ना कहीं धन करता है। लेकिन यदि हमारे पास नियोजन नहीं भी होगा, नौकरी नहीं भी होगी, तो हमें कहीं ना कहीं से धन चाहिए अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए, पहनने के लिए। तब क्या होगा, हमें पैसे चाहिए। पैसे आएंगे नौकरी से, नौकरी तो है नहीं क्योंकि सरकार किसी और को बांट रही है। ऐसे में क्या होगा, हमें अपनी जमीन बेचनी होगी और सरकार और बाहर से आए लोग यही चाहते हैं कि अपनी जमीन बेचे। नियोजन नीति इसलिए आवश्यक है। ये आपका पेपर कटिंग है, ये मामला है आपका हजारीबाग का कुमारी दीप प्रेरणा का मामला है। कुमारी दीप प्रेरणा झारखंड की बहन है, वो BC 1 में आती है, JPSC का एग्जाम वो क्लियर करती है, इंटरव्यू क्लियर करती है और लगभग इंटरव्यू में अब उसका वैकेंसी क्लियर था कि ये JPSC का इम्तिहान पास करने के बाद इसको नौकरी मिल ही जाना था, क्योंकि BC 1 से सीट था और BC 1 से कैंडिडेट थी। लेकिन इसी बीच क्या होता है, एक पटना की महिला को या पटना की लड़की को BC 2, उसने फॉर्म भरा BC 2 से, एग्जाम लिखा BC 2 से और इंटरव्यू में वो BC 1 बन जाती है। इस प्रकार का अन्याय, इस प्रकार की धांधलेबाजी यहाँ झारखंड में, झारखंड के छात्र छात्राओं को छलने का काम किया जा रहा है। और दुर्भाग्य की बात है, ये तो आश्चर्य आपको तब लगेगा, एक JPSC को लगभग जगन्नाथ महतो के लेटर पैड से लिखा गया है कि भाई गलत हो रहा है, मथुरा महतो के लेटर पैड से लिखा गया है, बाबूलाल मरांडी के लेटर पैड से लिखा गया है, जयप्रकाश भाई पटेल के लेटर पैड से लिखा गया है, अमित यादव के लेटर पैड से लिखा गया है। 5-5, 6-6 विधायक लिखते हैं JPSC को कि आप गलत कर रहे हैं, जिसका राइट है आप उसे देने का काम करें, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं। तो आप समझ सकते हैं एक आम व्यक्ति के साथ क्या प्रभाव होता होगा। 5-5, 6-6 विधायक, जिनमें कुछ लोग मंत्री रह चुके हैं, मुख्यमंत्री पूर्व में रह चुके हैं, वर्तमान में शिक्षा मंत्री हैं, उनके बातों की कोई सुनवाई नहीं हो रही। इतना बड़ा सिंडिकेट, बाहरी लोगों का सिंडिकेट इस तरह यहाँ हावी है, तो एक आम आदमी को क्या इंसाफ मिलेगा इस सिस्टम से। तो ये बहुत बड़ा सोचने का विषय है कि आज झारखंड की ज्वलंत मुद्दाएं आने वाले फ्यूचर में ऐसा भी देखने को मिलेगा कि धीरे धीरे झारखंड की जो स्थानीयता है, झारखंड की जो परंपराएं हैं, वो धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी। आज झारखंड अनुसूची 5 में आता है, लेकिन अंदरूनी आंकड़े कहते हैं कि झारखंड में प्रत्येक वर्ष 36,000 आबादी आके यहाँ शिफ्ट हो जा रही है।
36,000 आबादी आती है, वो वोटर आईडी बना लेती है, वो राशन कार्ड बना लेती है, तो निश्चय एक दिन अनुसूची 5 को भी डिस्टर्ब करेगी, क्योंकि आबादी नहीं रहेगी अनुसूची 5 वालों की। अनुसूची 5 यानी आदिवासी संस्कृति, उनकी आबादी ऑटोमेटिकली डिस्टर्ब करने का पूरा साजिश चल रहा है। आप अगर आंकड़ों को उठाकर देखें तो आजाद भारत के समय, जब भारत आजाद हुआ, 30% आदिवासियों की संख्या थी, आज 7 की 8% बचे हैं। झारखंड में उनकी आबादी लगभग 52% थी, आज 25-26 में आ चुके हैं। तो जो बाहरी राज्य से आ रहे हैं 36,000 के आंकड़े, जो अंदरूनी आंकड़े रिपोर्ट बता रही है, निश्चय ही यहाँ की आबादी को भी एक दिन प्रभावित करेगी। जब यहाँ की आबादी को प्रभावित करेगी तो अनुसूची 5 को भी प्रभावित करेगी। दूसरी बात, अगर हम झारखंड की एक बड़ी आबादी को बंगाल भेजते हैं, उड़ीसा या बिहार भेजते हैं, क्या वे उड़िया बंगाली बिहारी गिने जाएंगे? नहीं गिने जाएंगे। तो ठीक उसी प्रकार एक बड़ी आबादी जो हमारे यहाँ आती है, वो यहाँ की स्थानीयता कैसे तय करती है? यहाँ वोटर आईडी बनना, यहाँ राशन कार्ड बनना, यहाँ के नियोजन में नौकरियां लेना, ये कहीं ना कहीं अन्यायपूर्ण है। जो लोग संविधान की बात करते हैं उन्हें भी मैं बार बार जिक्र करता था, ILP, इनर लाइन परमिट। आप देख सकते हैं पूर्वोत्तर राज्यों में इनर लाइन परमिट सिस्टम है। वहां आपको प्रमाण, आपको जाके बताना पड़ेगा कि हम कितने दिनों तक यहाँ रहेंगे। ये अरुणाचल प्रदेश, हमारे झारखंड के साथी का है, वह जब अरुणाचल प्रदेश गया हुआ था, उसे वहां के तंत्र ने पूछा कि आप कितने दिन रहेंगे, उसने बताया, आपका देखिए उसका जाने का टाइम था 7वां महीना, रिटर्निंग टाइम था 8वां महीना। तो ठीक उसी प्रकार यदि झारखंड को सुरक्षित रखना है, यदि झारखंड की परंपरा, झारखंड के लोगों को सुरक्षित रखना है, तो इनर लाइन परमिट के तहत यहाँ भी कुछ कानून ऐसे बनाने होंगे जो झारखंड को सुरक्षित रख सके। अन्यथा झारखंड आने वाले दिनों में औपनिवेश गुलाम रहेगा, ये तय है। जिस प्रकार अंग्रेज यहाँ से सोना लूट के ले जाते थे, ठीक उसी प्रकार आज यहाँ से कोयला, यूरेनियम लूट के चले जा रहे हैं। पुस्तकें अब थोड़ा सा मैं बात करना चाहूंगा, क्योंकि मैंने स्पष्ट कहा है कि आज मैं कोई हवाई बात नहीं करूंगा, एक फिलोसोफर की तरह बात करूंगा, सारे आंकड़ों के साथ बात करूंगा। झारखंड में यूरेनियम आप सभी जानते हैं, शायद पूरे एशिया में सबसे ज्यादा यूरेनियम की उत्पादन जादूगोड़ा से होता है। लेकिन चंद मुट्ठी भर लोग लाभ कमाने के लिए, क्योंकि मैं बार बार कहता हूं कि अब बात खनन की भी होगी कि खनन को भी आप अमर्यादित, अमानवीय तरीके से यहाँ खनन नहीं कर सकते हैं। और ये सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट लगातार सरकार को कहती है कि इस पर आप देखें, जांच करें, लेकिन सरकार को तो लाखों रुपए पैसे आते हैं, सरकार के बैठे पक्ष विपक्ष सबको, उनको कोई मतलब नहीं है। ये रिपोर्ट कहती है कि यूरेनियम जहां प्राप्त किया जा रहा है जादूगोड़ा, उस 7 गांव का सर्वे है जहां 47% महिलाओं में यौन की इच्छा ही नहीं है। भाई, इसमें यौन की इच्छा नहीं होगी तो विवाह की इच्छा नहीं होगी, विवाह की इच्छा नहीं होगी तो फिर वंश बढ़ेगा कैसे, सृष्टि का निर्माण कैसे होगा? 47% महिलाएं, 7 गांव का रिपोर्ट है, उनमें यौन इच्छा ही नहीं है। वे यौन इच्छा ही नहीं, यानी शादी की इच्छा ही नहीं उनकी। इस प्रकार उनका शरीर मैंने ढल चुका है यूरेनियम के रेडिएशन से। यूरेनियम रेडिएशन का वही रेडिएशन जो कभी हिरोशिमा, नागासाकी में, जापान में बम फूटा था, आज भी लोग अंधे, लंगड़े, लूल्हे पैदा हो रहे हैं। 30% महिलाएं गर्भधारण नहीं कर पाती है। तो इसीलिए आज आवश्यकता है सरकार को नहीं, पूरे देश को सोचने की आंदोलन की क्यों जरूरत है। आप मुझसे घृणा कर सकते हैं, मुझे ट्रोल कर सकते हैं, मेरे मुद्दों को, मेरे विचारों को, मेरे थॉट्स को ट्रोल नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए आज बहुत अति आवश्यकता है, आज सोचने की आवश्यकता है कि झारखंड जो खनिज संपदा का क्षेत्र है, जहाँ खनन लाखों की संख्या में, अरबों करोड़ की संख्या में होती है, वहाँ इस तरह अमानवीय व्यवहार क्यों? आप चंद मुट्ठी भर, आप कहते हैं 9 लोगों के पास देश की सारी संपत्ति, क्यों नहीं होगी? बाकी लोगों को, किसान, मजदूर, कामगार, आदिवासी, मूलवासी को आप तो जानवर से भी बदतर मानते हैं। नहीं तो ये रिपोर्ट ऐसा नहीं कहते हैं। उनमें कोई शारीरिक क्षमता का विकास ही नहीं हो रहा है, उनमें बच्चे पैदा हो रहे हैं अपंग। तो इसलिए आज ये आंदोलन अति आवश्यक है। बार बार मीडिया बंधुओं का यही प्रश्न रहा है कि आंदोलन की आवश्यकता क्यों है। तो आंदोलन की आज आवश्यकता इसीलिए है कि झारखंड को बचाना है, सब तरफ से बचाना है। उद्योगपतियों के नजर से, पूंजीपति कॉर्पोरेट के नजर से भी बचाना है, और जो अन्य राज्यों के लोग धड़ल्ले से आके यहाँ निवास कर रहे हैं, निवास करने के साथ साथ यहाँ वोटर आईडी आसानी से बना रहे हैं, यहाँ राशन कार्ड, यहाँ के स्थानीय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र आसानी से आके बना रहे हैं, उनसे भी बचने की आवश्यकता है। क्योंकि भारत संवैधानिक देश है, सभी की अपनी अपनी राज्य है, अपनी अपनी मर्यादा है। यदि किसी को मेरे बात से ये लगता है कि हम बांटने का काम कर रहे हैं, तो मैं निवेदन करना चाहूंगा, ये सीमाएं खत्म कर दीजिए। ये भारत सिर्फ देश होगा, कोई राज्य नहीं होगा। राज्यों की सीमाएं खत्म कीजिए। कोई कहीं जाके रह सकता है, कोई कहीं बह सकता है, किसी नदी का पानी पिए, किसी पेड़ का फल खाए, हमें मतलब नहीं है। लेकिन यदि सीमा रहेगी, यदि रेड क्लिफ लाइन रहेगी, मैकमोहन लाइन रहेगी, डुरंड लाइन रहेगी, तो झारखंड बिहार, झारखंड बंगाल, झारखंड उड़िया के बीच भी लाइन रहेगी। इसको खींचना होगा, नहीं तो हमारा नुकसान हो रहा है, इतना बड़ा नुकसान हो रहा है कि आने वाली पीढ़ी उसका अनुमान नहीं कर सकती है। मैं आपको एक ज्वलंत उदाहरण देना चाहूंगा। NH-32 आप लोग भी सफर किए होंगे, रांची से धनबाद गए होंगे। NH-32 में जब आप सफर करते हैं, महोदा जाने के बाद उसको आपका ले गया है राजगंज, यानी 15 किलोमीटर रोड को डाइवर्ट किया गया है,
और उस दूरी को जो 15 किलोमीटर था उसे 30 किया गया है। लोग तो खुश हो गए हैं कि हमें ओवरब्रिज के माध्यम से कास्ट बनने की तैयारी चल रही है। मैं अनुमान कह रहा हूं, क्योंकि मैं बार बार कहता हूं कि मैं अनुमान कर रहा हूं। सरकार का प्लान ए तो बन चुका है कि रोड को डाइवर्ट किया गया, रोड को दिशा दूसरा दिया गया, लेकिन उनके पास प्लान बी कहां है? वे जो 10-12 गांव जो महोदा क्षेत्र में आएंगे, निश्चय ही आने वाले दिन अगर वो एकजुटता के साथ नहीं लड़े तो उन गांव को ओपन कास्ट में